अशोक इंडिया इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर सोपारा की पवित्र भूमि पर आए हैं और इस पवित्र भूमि पर सम्राट अशोक के इतिहास पर चिंतन करने वाले, सम्राट अशोक के जीवन पर चिंतन करने वाले, उनके साहित्य पर चिंतन करने वाले सम्माननीय आदरणीय अशोक तपासे सर यहाँ पर आए हैं। और मैं सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक आग्रह करना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक के जीवन पर वो प्रकाश डालें। तपासे साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे भी एक स्वर्ण मौका मिला है कि मैं सम्राट अशोका चैनल पर सम्राट अशोक के विषय में उनके जीवन के कुछ ऐसे तथ्य आपको बताऊं जो शायद ही आपने कभी कहीं सुने होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जो तथ्य मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये कुछ ऐसे तथ्य है जिसका प्रचार प्रसार होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक हम जब भी सम्राट अशोक के बारे में कहीं पढ़ते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में या अन्य जगहों में जहाँ भी पढ़ते हैं, हम हमेशा ये सुनते आए हुए हैं कि यह पहले चंड अशोक था और फिर धम्म अशोक बन गया। अब मुझे कभी कभी ये सवाल दिल में ही मुझे बहुत सताता है कि एक चंड व्यक्ति फिर धम्म अशोक कैसे बन गया? क्या वो पहले से चंड था? तो इसी विषय में मैंने अपना अध्ययन किया और इसके ऊपर बहुत चिंतन किया। वो जो चिंतन था, उस चिंतन के बाद में मुझे ऐसे महसूस हुआ कि सम्राट अशोक कभी भी चंड अशोक नहीं था। वो पहले से धम्म को मानने वाला, धम्म के हर बात को समझने वाला व्यक्ति था और उसी के प्रमाण में आज आपको सुनाऊंगा। ऐसा है कि सम्राट अशोक जो राजकुमार था, सम्राट बिंदुसार थे, उन्होंने तक्षशिला में उनके राज्य में कुछ गड़बड़ी सी हुई थी। तक्षशिला के लोग शायद बिंदुसार को राजा न मानते हुए अपने स्वयं का राज्य वहाँ बसाना चाहते थे। वो जो तक्षशिला का बंड था, उस बंड को दूर करने के लिए, उस बंड को शमन करने के लिए बिंदुसार ने तब वो सम्राट नहीं थे, राजकुमार अशोक को वहाँ भेजा। और यह मान्यता है, यह बहुत सारे लेखों में, प्राचीन लेखों में लिखा गया है कि राजकुमार अशोक वहाँ जब पहुँचे हैं तक्षशिला में, तो वहाँ पर उनकी प्रजा ने, तक्षशिला में रहने वाली राजा बिंदुसार के, सम्राट बिंदुसार की प्रजा ने अशोक का बहुत आनंदपूर्वक स्वागत किया। अशोक को वहाँ युद्ध करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं हुई और वो बंड शमन हो गया। अगर कोई चंड व्यक्ति वहाँ जाता है तो क्या बंड का शमन युद्ध के बिना हो सकता है? अगर वो चंड है तो वो तो पहले अपनी तलवार निकालेगा और तलवार से सबका सामना करेगा। लेकिन वो बुद्ध को मानने वाला, बुद्ध के विचारों पर चलने वाला ऐसा राजकुमार था। अब ये एक बात हुई। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सम्राट अशोक राजकुमार थे तो सम्राट बिंदुसार ने उन्हें उज्जैन प्रांत का प्रांताधिकारी बनाया था। अब उज्जैन कहाँ है आपको मालूम होगा। उज्जैन अपने अभी के जो सांची स्तूप है, वहाँ से कुछ दूरी पर है। सांची स्तूप के एक बाजू में उज्जैन है, दूसरी बाजू में विदिशा नगरी है। जब उज्जैन का प्रांताधिकारी थे सम्राट अशोक, राजकुमार अशोक, तब जाते आते उनको वहाँ पे रहने वाले एक व्यापारी की कन्या विदिशा, उससे स्नेह हो गया, प्रेम हो गया और उसी के साथ उनकी पहली शादी हुई। उसी से जो भदंत महेंद्र है और संघमित्रा है, उनका जन्म हुआ। अब वो विदिशा सम्राट अशोक की पहली पत्नी, जबकि वो राजकुमार होते हुए उनके साथ में रहती थी, जो शाक्य वंश से थी, जो बौद्ध धर्म को
बचपन से मानती थी, उसके साथ में जिसके स्नेह संबंध है, क्या वो बौद्ध नहीं होगा तभी से? वो बौद्ध तभी से थे। लेकिन ये एक कथा रचाई गई कि तथागत बुद्ध का मार्ग उन्होंने तब स्वीकार किया जब उन्होंने कलिंग युद्ध में जो संहार देखा, उस संहार के देखने के बाद में उनको ऐसे लगा कि मुझे संहार छोड़ना चाहिए। नहीं, वो पहले से बुद्ध परंपरा को मानते थे। उसका एक प्रमाण जो मैंने अपने आंखों से देखा है, सारूमारू नाम का एक प्रदेश सांची से कुछ अंतर पर है। इस सारूमारू एक पहाड़ी इलाका है और उस पहाड़ी इलाकों में उस समय के जो भिक्षुगण थे रहा करते थे। सारूमारू में उनके जो नैसर्गिक गुहा है, नैसर्गिक जो शेल्टर है, स्टोन शेल्टर्स, उसमें ये सारे भंतेगण रहा करते थे। विदिशा सम्राट अशोक को, यानी राजकुमार अशोक को लेकर वहाँ जाया करती थी। उन भंतों के जो देशना है, जो भंतों की देशना है, उसको सुनने के लिए सम्राट अशोक के साथ वहाँ वो जाया करती थी, या तो सम्राट अशोक को वो स्वयं लिया जाती थी वहाँ पर। और उसका एक लेख, सम्राट अशोक का जो लघु शिलालेख पांगुरारिया नाम से जाना जाता है, उस पांगुरारिया शिलालेख से 2 मीटर की ऊंचाई पर, अब 2 मीटर की ऊंचाई मतलब 6 फुट से ज़्यादा होती है, उतना ऊपर हाथ रख के कोई लिख नहीं सकता है। जिस किसी ने वो लेख लिखा है, उसने यही सोच के लिखा है कि ये लेख सम्राट अशोक के हजारों वर्ष बाद भी लोगों को पढ़ने को लिए मिलना चाहिए। इससे ये साबित हो सके कि सम्राट अशोक कुंवारेपन में राजकुमार होते हुए ही बौद्ध थे। वो क्या लेख है? वहाँ लिखा है, पियदस्सी राजकुमार, यहाँ पर मतलब वो प्राकृत में है, हाँ, उसका अनुवाद ऐसे है कि प्रियदर्शी राजकुमार होते हुए यहाँ पर अपनी सहेली, अपनी मंगेतर के साथ में आकर रहे थे। अब अपनी सहेली, वहाँ पर सर एक ही शब्द है, सहेली। अब सहेली कौन हो सकती है? यहाँ तो उनके पाटलिपुत्र से कोई सहेली नहीं आई थी। यहाँ जो सहेली थी, जो वहाँ से बिल्कुल 60 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब उस जमाने से 30 कोसों दूरी पर थी, वो सहेली यानी विदिशा, जो महेंद्र और संघमित्रा की माता हुई है, वो जो पहले से बौद्ध थी, बौद्ध परिवार में पली बड़ी थी, उसके साथ में बौद्ध भंते का देशना सुनने के लिए अगर सम्राट अशोक यहाँ आते हैं तो उन्हें कौन कह सकता है कि वो बौद्ध नहीं थे? तो वो बौद्ध तभी से थे जब वो राजकुमार थे। कलिंग युद्ध उनको करना पड़ा, कुछ उनकी राजकीय कॉम्प्लिकेशंस थी, कुछ राजकीय ऐसे प्रसंग थे जिनको निपटाने के लिए उनको कलिंग युद्ध करना पड़ा। उन्होंने हिंसा के लिए युद्ध नहीं किया था, लेकिन हिंसा करनी पड़ी। और फिर उसके बाद में उनके मन में जो बुद्ध भावना थी वो तीव्र हो गई, इतनी तीव्र हो गई कि कलिंग के बाद में 2.5 साल वह उपासक के रूप में, मतलब राजकाज का जो भी कार्य है उसको बौद्ध मार्ग से ही करना है, इस तरह से उपासक के रूप में उन्होंने 2.5 साल अर्पण किए। लेकिन उनको ऐसे लगा कि 2.5 साल जो मैं उपासक हूँ उसमें मुझे कोई बहुत बौद्धिक मेरे विकास नहीं हुआ है। फिर वो जो बुद्ध संघ है, भिक्षु संघ है, उसके साथ में 1.5 साल रहे। तो 2.5 साल और 1.5 साल, और कलिंग युद्ध हुआ था सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बाद 8 वर्षों से। उस 8 वर्ष के बाद में ये जो 2.5 साल गए तो करीब करीब 10 साल कंप्लीट हुए। उस समय 10वें साल में सम्राट अशोक ने बोध गया जो है वहाँ वो गए और बुद्ध का प्रत्यक्ष जो बोधि स्थान है उसका दर्शन लिया 10वें साल में। फिर भी वो भिक्षु संघ के साथ में रहते थे। भिक्षु संघ के साथ में रहते हुए जो भी बौद्ध तत्वज्ञान, लिखा हुआ बौद्ध तत्वज्ञान था, उसको उन्होंने पढ़ा संघ के समीप रहकर। और इसका भी एक लिखित प्रमाण है
बैरठ का जो शिलालेख है, बैरठ मतलब राजस्थान में विराटनगर नाम का जो शहर है, उस वहाँ पर ये जो शिलालेख है, वहाँ पर उन्होंने जो भी सम्राट अशोक के समय लिखा गया बौद्ध साहित्य है, पाली में लिखा गया, उसके नाम सम्राट उस शिलालेख में लिखते हैं। अनाघत भय, राहुलवाद और ऐसे 2-3 साहित्यों के नाम वहाँ पर वो लिखते हैं। अब एक सम्राट अपना समय कितना दे पाएगा पढ़ने के लिए? इतना समय तो नहीं दे पाएगा। फिर भी सम्राट ने सम्राट का कार्य करते हुए अगर ये सारा सब कुछ लिखा हुआ पढ़ा है, इसका मतलब वो बहुत पहले से इस तत्वज्ञान से जुड़े हुए थे और ऐसे जुड़े हुए थे कि उनको अपने अंतर प्रेरणा से ऐसे लगा कि मुझे ये साहित्य पढ़ना है। और उसी शिलालेख में वो लिखते हैं कि हर बौद्ध को ये साहित्य पढ़ना है और उसके अनुरूप उसको अपना व्यवहार बनाना है। अब ये उन्होंने लिखित लिखा है। आज भी हमें ये अनुकरणीय है कि हम बुद्ध तत्वज्ञान को ठीक से पढ़ें और पढ़ते हुए उसका अनुकरण भी करें। ऐसा अनुकरण करें जिससे इसमें हमारा ही अपना स्वार्थ होता है कि हम जब बुद्ध तत्वज्ञान को पढ़कर उसका अनुकरण करते हैं तो हम एक बुद्धि से और अपने शील और अन्य गुणों से संपन्न हो जाते हैं। तो हमारा संपन्न होना ये तो हमारी ही मनोकामना होनी चाहिए। तो इसके आगे मैं विनती करता हूँ सबको कि बुद्ध का तत्वज्ञान पढ़ें, पढ़ाएं और इसका विकास और इसका प्रचार प्रसार करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद अशोक सर। तो बहुत ही कम शब्दों में अशोक सर ने ये बताया कि किस तरह से सम्राट अशोक ने जो चक्रवर्ती रहे हैं, किस तरह से सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कलिंग यह कारण है, तो उसके पीछे जो पहले से ही बुद्ध के अनुयायी थे, पहले से ही बुद्ध मार्ग पे थे, पहले से ही वो अनुसरण करते आ रहे थे। और जैसे सर ने कहा कि युद्ध ये परिस्थिति जन्य एक स्थिति होती है, जिसे एक राजा जो होता है उसे उसके साथ निपटारा तो करना ही पड़ता है। तो वो परिस्थिति से युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध के बाद ये तो सत्य है कि इसके बाद सम्राट अशोक ने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं किया। धन्यवाद सर, आपके द्वारा जो जानकारी मिली है निश्चित ही वो दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और इसी तरह से हम सम्राट अशोक के विचारों को पूरे भारत में फैलाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद सर।